अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम जिस तरह पंजाबी प्रोग्राम hungaरा में हमारी बात हो रही थी ज़ुबान के हवाले से, उसको ओन करने या डिस ओन करने के हवाले से, और फिर ये किस तरह गैर महसूस तौर पर ये एक कॉम्प्लेक्स की सूरत में ये आदत डेवलप होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पीछे हटते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि किस वक्त आप इतने दूर आ गए हैं कि फिर आप हाथ बढ़ा के भी अपनी ज़ुबान का, अपने बयान का, अपने कल्चर का सिरा पकड़ नहीं सकते। और जिस वक्त ख्याल आता है तो फिर उसके बाद ताज़ीती से अंदाज में उस पर बातें की जा सकती हैं, लेकिन मुस्तकिल उसका जो मेकअप है वो नहीं हो सकता। आज इस सिलसिले में मैंने अपने साथ ज़हमत दी हुई है। प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हैं डॉक्टर जवाद हमदानी साहब, हमारे पुराने दोस्त हैं और फ़ारसी में डॉक्टरेट है इनकी, और साहिब इल्म, साहिब फ़हम और साहिबुर राय भी हैं और साहिबुर राय भी हैं। और इस वक्त वहाँ पर मुख्तलिफ़ चैनल्स के लिए प्रोग्राम करते भी हैं और रिपोर्टिंग के लिए भी बाज़ बैनुल-अक़वामी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है फ़ारसी के उस्ताद हैं, पढ़ाते भी हैं, और अपने पढ़ने का तो इन्होंने प्रोसेस अभी तक ख़त्म नहीं किया। मैं उनको साथ ले लूँ, फिर आगे हम मिल के गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जवाद हमदानी साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? मेरा ख्याल है जनाब हमारा उनसे रब्ता मुनक़ते हो गया है। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि अगर उनसे हमारी बात हो जाए तो आज के प्रोग्राम में वो हमारे साथ शामिल रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? रब्ता मुनक़ते हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपको अब आवाज़ सही आ रही है? जी जी बिल्कुल ताहिर साहब, मुझे आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और अरसे बाद आपसे जो है इस तरह से बात करने का मौका मिल रहा है। जब से आपने इस्लामाबाद को छोड़ा है तब से ये शहर जो है वो आपको हमेशा याद करता है। तो हमारी तमाम महफिलों में आपका जिक्र बदस्तूर आज भी उसी तरह से जारी है। अल्लाह आपको खुश रखे। इसकी तो अल्लाह ही आपको जज़ा दे। लेकिन इसमें रिसिप्रोकेशन का एक फिनोमिना होता है डॉक्टर साहब। आप प्रोग्राम में तो आज तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन हमारे नाजरीन आपके फुलझड़ियों वाले वाक़यात और संजीदा थाट्स जो हैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। आपका जिक्र खैर इस प्रोग्राम में आपकी अदम मौजूदगी में भी होता रहता है वक्तन फ़वक्तन। चले, मुझसे बेहतर है मेरा जिक्र जो कि आपकी महफिलों में पहुंच जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज जैसा कि आप जानते ही हैं, कल मैंने अर्ज़ किया था कि रज़ा अली आब्दी साहब का भी एक वीडियो क्लिप हम तक पहुंचा, जो हम अपने नाजरीन को एक आध दिन में वो भी सुनवाएंगे। उन्होंने भी उर्दू से जो पहलू तही बढ़ते बढ़ते अब उसकी शक्ल बिगाड़ने तक जा चुकी है। और यहाँ से भी आज इस्लामाबाद से भी हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, उन्होंने वो मरियम नवाज साहिबा की अंग्रेज़ी टॉक जो अपनी बेटी से कर रही थी, तो उसके हवाले से उन्होंने बात की। तो क्या आप, चूँकि वहीं बैठे हुए हैं, आप समझते हैं कि ये जो जितना दूर चले गए हैं अब अपनी ज़ुबान और अपने कल्चर से, तो ये अब लीडरशिप की लेवल पर ये वापसी का कोई रास्ता बन सकता है? ताहिर साहब, बात यह है कि ज़बान खुद एक काफ़ी पेचीदा फिनोमेन है और इसको समझने के लिए सॉरी भाई डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है रब्ता फिर मुनक़ते हो गया है। ये तो आज बसद कोशिश भी हम ट्राई कर रहे हैं। जनाब अच्छे दोस्त हैं और अच्छे साहिब। जनाब डॉक्टर साहब, रब्ता फिर मुनक़ते हो गया था। अब आप अपनी बात वहीं से शुरू कीजिएगा, ज़बान के फिनोमेना के हवाले से। जी 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 ये एक बहुत आप कह सकते हैं कि एक पेचीदा फिनोमेन है और
इसलिए इसको समझने और इसको एनालाइज करने के लिए कि कौन सी जबान कहाँ पे क्या उसका रवैया है और दूसरी जबानों के साथ उसका मामला कैसा है, इसको जरा किसी और तनाजुर में देखना चाहिए। एक तो आप इसको ताकत के तनाजुर में देख सकते हैं, पावर के तनाजुर में देख सकते हैं, और उसमें ये है कि अंग्रेजी ने यहाँ की एक इस्तेमारी जबान होने के नाते यहाँ बहुत सारी मकामी जबानें जो हैं उसको उसने एक तरफ रखा। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको यकीनन तारीख का ये भी हिस्सा है कि अंग्रेजी के आने से पहले यहाँ पर फारसी जबान थी जिसका सरकारी चलन बहुत था मकामी जबानों के साथ साथ। तो अंग्रेजों ने जो एक काम किया बहुत दिलचस्प, वो ये था कि उन्होंने फारसी के मुकाबले में उर्दू को ज्यादा अहमियत दी। ठीक। फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम, फिर तराजिम का आना, और उन्होंने पहले तो वो जो पुरानी जबान का तस्वुर था ताकत के साथ जो जुड़ा हुआ था फारसी का, उसको खत्म किया और उसकी जगह पर उर्दू लेकर आए। लेकिन उर्दू जबान वक्त के साथ साथ जैसे ही तक़सीम पाकिस्तान अमल में आई तो हमने देखा कि उसमें भी एक उर्दू जबान का एक बड़ा बुनियादी किरदार था। लेकिन अददी एतबार से अगर आप देखें तो उर्दू जबान बोलने वालों की तादाद पाकिस्तान में हमेशा एक अकलियत रही है, यानी ये कभी भी अक्सरियत की जबान नहीं रही है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में उर्दू जबान का काफी चलन था, और लिंगुआ फ्रांका होने की हैसियत से उर्दू जबान और फिर इसके जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं जिसको आप हिंदुस्तानी कह लें, हिंदी कह लें, वगैरह वगैरह, जो इसका था चलन था वो बहुत वसी था, बहुत वसी था। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि पेशावर से लेकर बंगाल तक एक जबान थी जो मुख्तलिफ लहजों के साथ समझी बोली जा रही थी। इस जबान को जब पाकिस्तान बनने के बाद और फिर यहाँ पर इस जबान को कौमी जबान का जब मर्तबा हासिल हुआ तो उस वक्त भी कुछ लोगों के खदशात मौजूद थे, और उसका नतीजा ये निकला कि उर्दू जबान चूंकि ब्यूरोक्रेसी की हद तक आला सतह पर जो मुलाजमतें रखते थे लोग उन तक तो आई और उनके जरिए जिंदा भी रही और काफी उसका पावर के साथ एक ताल्लुक भी रहा। मैं अभी उस उर्दू के अदबी, सकाफती और तहजीबी पहलू पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त उर्दू का सिर्फ और सिर्फ सियासी पहलू पे बात कर रहा हूँ, सियासी और तारीखी पस मंजर में ले रहे हैं आप। ठीक, जी बिल्कुल, वो एक अलग बहस है, उस पर हम मजीद बिल्कुल बात करेंगे। तो सिर्फ सियासी और कौमी जो शनाख्त के हमारे मसाइल हैं उसमें अगर देखा जाए तो उर्दू को चैलेंजेस का सामना रहा है, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और भी बताऊं कि उर्दू जबान ने मकामी जबानों को भी बहुत हद तक चैलेंजेस से नबर्द आजमा किया है। जहां अंग्रेजी के मुकाबले में उर्दू अपने आप को उसने कमजोर दिखाया है और पीछे नजर आई है, वहां हमने देखा कि हमारी जो मकामी जबान है बहुत सारी, उनकी जगह इसने तकरीबन इस जबान का रवैया मकामी जबानों के साथ वही रहा जो अंग्रेजी का उर्दू के साथ रहा। तो आप इसको एक बिल्कुल खालिसतन तबकाती, समाजी और जिसे आप कहें कि शनाख्त के मसाइल और इन हवालों से अगर आप देखें तो जबानों के दरमियान भी एक कशमकश का सिलसिला जारी है। मतलब आपका कहना यह है कि जो सलूक अंग्रेजी ने उर्दू के साथ किया ये उर्दू ने आगे सिंधी, पंजाबी और बलोची के साथ किया, वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और मैं अब इससे भी इसका एक और भी दिलचस्प पहलू मैं आपको बताऊं। ठीक, आपका ताल्लुक भी पंजाब से, मैं भी पंजाब के खित्ते से हूँ। जी। हमने ये देखा है कि जो लाहौर और उसके अतराफ की पंजाबी है, हाँ जी, उसने जो पंजाबी के दीगर लहजे हैं उनके साथ यही काम किया है। ठीक है, मतलब जंग वाली या उन्होंने वो जो अपना सांदल बार की पंजाबी है उसको लाहौर वाली पंजाबी ने ओन नहीं किया उस तरह से। बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही वहां पर भी एक दफा फिर चूंकि लाहौर एक पावर सेंटर रहा, हाँ तो लाहौर की जो जबान है उसको एक हेजमोनिक उसकी पोजीशन रही, और बाकी जो छोटे छोटे मुख्तलिफ खितों में जो लहजे थे जो जिनकी अपनी अपनी खूबसूरती, तो ये इसको अगर आप अफराद से हटकर कि इंसान क्या है, हमारा मुआशरा हम कैसे देखते हैं, इस बात से जरा हटके इसको सिर्फ और सिर्फ जबानों की बाहमी कशमकश की थ्योरी के हवाले से और ताकत के साथ जो उसका जो उसको देखें, तो ये एक मुझे नजर ये आ रहा है कि एक मुसलसल एक कशमकश जबानों के दरमियान मौजूद है। अंग्रेजी में उसने अंग्रेजी जबान ने बैनुल अक़वामी सतह पर काफी इसी नुक्ते नजर से जो है उसने बहुत सारे मैदान मार लिए हैं। आपने देखा कि आप अंग्रेजी जबान जो है वो ऐसे ममालिक में जहां पर बड़ी मकामी सतह पर रेजिस्टेंस रही है, बड़ी रिजेंटमेंट होती थी, चीन, ये वहां तक इसका असर पहुंच गया है और लोग
बड़ा फख्र महसूस करते हैं ज़बान को बोलते हुए। तो ये इस तरह को एक ये जाविया है देखने का। मजीद अगर आप इजाज़त देंगे तो हम किसी और जाविये से भी इस मौजू को देख सकते हैं। दुरुस्त है डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक जो इसकी जिनकी ये ज़ुबान है उनकी ज़ाती ओनरशिप भी इसमें कोई रोल प्ले करती है आपके ख्याल में, या बस ऐसे कोशिश ही? बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है। मेरा ये ख्याल है कि खास तौर पर यानी आप जब आप कहें कि जिनकी ये ज़बान है तो इससे मुराद सादा अल्फाज में मैं जो पाकिस्तान की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, ठीक है, वो मेरे ज़हन में आ रहा है। देखिए वहां पर ये है कि जो आज से एक नस्ल पहले उर्दू, जैसे आपने आबदी साहब का भी जिक्र किया कि उर्दू को बाकायदा बिगाड़ने का भी एक वो सिलसिला चल पड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा और अंदाज से देखता हूँ। आज से एक दो नस्ल पहले तक वो लोग जो कि हिंदुस्तान से जिन्होंने हिजरत की और पाकिस्तान आए, ठीक है, तो वो सारे तहजीबी रंग के साथ इस जबान को साथ लेकर आए। और जब मकामी लोग इस जबान को बोलते तो उन्हें अजीब लगता, क्योंकि वो इस अंदाज से मानूस नहीं थे। जबान उर्दू के इस बर्ताव से बिल्कुल मानूस नहीं थे, क्योंकि उसकी तहजीबी एक जो तहजीबी पस मंजर था उर्दू का, बहुत मुख्तलिफ था। हमारे पंजाब सिंध के खास तौर पर देहाती इलाकों में अगर आप देखें तो यहाँ पे माहौल उससे यकसर मुख्तलिफ था। तो वो लोग जो हैं उनको इस बात का शदीद एहसास रहा और है, और बहुत हद तक उनकी ये बात सही है। यानी अगर आप उसूल, कवायद, ग्रामर और तहजीब, जबान का चाल चलन, मुहावरा, नजाकतें उनको देखें तो उनके खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब उर्दू यहाँ पर आई तो उर्दू तो आ गई, लेकिन रब्ता हमारा एक दफ़ा फिर मुनक़ते हो गया है। डॉक्टर साहब बहुत तारीख़ी तनाज़ुर में ज़बरदस्त तरीके से बात को आगे लेके चल रहे थे, और हमारी कोशिश थी कि इनके जो इल्मी इनपुट है उससे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाया जाए। मेरा ख्याल है जी डॉक्टर साहब रब्ता मुनक़ते हो गया था, ये मसला तो रहता ही है साथ। जी प्लीज़ जी। तो उर्दू का जो टाइम और स्पेस है वो अब बदल चुका है, तो जाहिर है अब यहाँ पर ये तवक्को रखना कि उस तरह की उर्दू जो लखनऊ में बोली जाती थी या बोली जाती है आज भी, या दिल्ली में जो बोली जाती थी, वो उसी अंदाज की उर्दू पाकिस्तान में भी हो, इसके इम्कानात न सिर्फ कम है। लेकिन ये जो मामला है डॉक्टर साहब, ये तो तकरीबन सब ज़ुबानों के साथ हुआ है कि आपको जो एक ख़ास तरह की अंग्रेज़ी थी, जो एक ख़ास लबो लहजे की अंग्रेज़ी थी, वो तो अब आपको अंग्रेज़ी में भी वो दस्तयाब नहीं है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं ना जी डॉक्टर साहब, ये जो है ना आपको ये मसला तो हर ज़ुबान के साथ लगा हुआ है कि जो आज से 20 साल या 2 नस्लें पहले का लबो लहजा या जो अंदाज़ था वो नहीं था। लेकिन बात है कि ज़ुबान को आप ये समझना शुरू हो जाए आपकी नस्ल कि नहीं, मैं इस ज़ुबान में सरवाइव नहीं कर सकता। मैं उसकी आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं उर्दू नावल की बात चली, यानी बेसिकली नावल की बात चल रही थी, तो मेरे एक दोस्त वहीं पे हैं, डॉक्टर मकबूल साहब, आपसे भी गायबाना तारुफ है, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप भूल जाए ना कि आपने अंग्रेज़ी में डायरेक्ट नावल लिखना है, आपने उर्दू में लिखना है, क्योंकि आप अंग्रेज़ी के नावल से मुतासर होकर ख़ुद भी अंग्रेज़ी में लिखने लग जाएंगे, तो उर्दू को नावल की फील्ड में, उस जनरा में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ठीक है, मेरा अर्ज करने का ये मकसद है डॉक्टर साहब कि हमने गिव इन किया है इस बात पे, तो मुझे तो इसमें कोई शक नजर नहीं आता। आई डोंट नो, आपकी नजर ज्यादा गहरी है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं जाती तौर पर जी अपनी सिर्फ इनफरादी सतह पर अगर मैं अर्ज करूँ तो मैं तमाम जबानों को मुसावी देखने के साथ साथ उन जबानों के साथ इंसाफ का भी कायल हूं। बिल्कुल ठीक है, मेरी ये ख्वाहिश और कोशिश होती है कि जो जबान भी सीखी जाए उसके तकाजों को पूरा किया जाए और उसके अंदर ढल के उस जबान को सीखा जाए। ऐसा ही है। उसमें कितनी कामयाबी होती है नहीं होती है ये एक अलग बात है, ठीक, मैं जाती तौर पर। लेकिन जो प्रैक्टिकल तजर्बा है वो इससे अक्सर ज़ाहिरा मुख्तलिफ है। हम देखते हैं कि बहरहाल उसके ऊपर टाइम और स्पेस असर छोड़ता है। ये बात है ये डॉक्टर साहब, ये आपने जो बात फरमाई है ना, मैं पिछले दिनों मैं चूंकि पंजाबी प्रोग्राम भी करता हूँ, आपके इल्म में है, तो वो किसी ने दौड़ा मुझे दिया, दौड़ा आप समझते ही हैं 4 लाइनों वाली जो सिंफ है वहाँ पे,
तो वो सराइकी का दौड़ा था और उसकी ओरिजिनलिटी को उन जिन साहब ने मुझे वो सुनाया वो उसको चेंज करके सुना रहे थे कि मतलब दौड़े के अल्फाज थे, जेड़ी टुरदियां तैं तस्वीर दिती मैं उहा तस्वीर वंजाई बैठा। अब उन्होंने कैसे इसको कहा, कहते हैं जेड़ी टुरदियां तू तस्वीर दिती मैं वो तस्वीर गंवाई बैठा। मैंने कहा नहीं, ये तो उसके साथ जुल्म है। सही, आप मतलब अगर सराइकी वाले दित्ती को डित्ती बोलते हैं डाल के साथ, तो आपको क्या मसला है जब आप उनको कोट कर रहे हैं तो उसी तरह करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये जो लहजों का इख्तिलाफ और लहजों का फर्क है वो अपनी जगह पर। आपने जिस नॉवेल की जो मिसाल दी उससे पहले जी जी कि हम अपनी जबान के अंदर ही वो इजहार कर सकते हैं, मैं इस बात को इंट्रोड्यूस करते हुए एक बात और जुमला है इसमें इजाफा करूंगा प्लीज, कि जो जबान आपके सबकॉन्शियस में है, ठीक है, जो आपकी पहली जबान है, जी जी, और जो आपके माहौल की जबान है, दुरुस्त, ये आपके, अब देखिए ना, नए लिंग्विस्ट इस थ्योरी पे हैं। पहले हम ये कहते थे कि जबान हमारी शनाख्त है, जबान हमारी पहचान है, हमारा इजहार का जरिया है, ठीक है, राब्ते का जरिया है। हम जबान के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। सही। लेकिन अब लिंग्विस्ट में एक ग्रुप ऐसा भी आ चुका है, और आप क्योंकि जर्मनी में बैठे हैं, वहां पर इस हवाले से काफी गहरा और बहुत वकी काम भी हुआ है लिंग्विस्ट के हवाले से, लिंग्विस्टिक्स के हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि हम जबान जो है वो किसी सकाफत का माहासिल नहीं है, अच्छा, किसी सकाफत का नतीजा नहीं है, बल्कि सकाफत जबान के अंदर, जबान के दामन में परवान चढ़ती है। ऐसे ही है। जबान का रोल इतना बड़ा है कि हमारे ख्यालात जबान के अंदर पनपते हैं। यही बात है, आर्टिकुलेट आप उससे पहले तो आपके दिमाग में है पता नहीं क्या है, आप बोलेंगे ना। वो अंग्रेजी के एक शायर ने लिखा है अपनी महबूबा को, कहता है कि यू स्पीक सो दैट आई कैन सी यू। बिल्कुल, तुम बोलोगी तो मैं आपको देख सकूंगा, हालांकि वो उसके सामने मौजूद है। हाँ हाँ, ये मुझे याद आ रहा है सोक्रेटिस का वो वाकया, जी जी, कि जहां उसकी एक मुलाकात होती है तो कहते हैं अब आपसे चेहरा तो आपका देख लिया, तो आप कुछ बोलिए ताकि मैं आपको पहचान सकूं। ये बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, दुरुस्त है आपकी। तो ये बात है कि इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब हम एक ज़बानी या लिसानी बहरान का शिकार है। ठीक, पाकिस्तान की कौम जैसे दीगर बहरानों का शिकार है, जिसमें शनाख्त का बहरान मौजूद है, मुआशी बहरान मौजूद है, तारीख का, सकाफत का, उसी तरह हम एक लिसानी बहरान, सच का बहरान भी सबसे ज्यादा मौजूद है। सच भी मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इस बहरानी कैफियत में जी हमें इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रही कि हमने कौन सी जबान को रखना है, किसको तर्क करना है, किसको अपनाना है, किसको नहीं अपनाना है। दूसरे लफ्जों में जबानों के एक समंदर में हम जा पड़े हैं, और इसमें जो लहरें हैं अब वो ही हमें खुद ही हमारे साथ कुछ करेंगी, और इसके असरात। ये आपने अच्छा किया, क्योंकि मैं आपको सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, क्योंकि दूसरा थीम हमारा जो है, बल्कि ये बुनियादी तौर पर हमने लिसानियात और ज़ुबान के ऊपर भी बात जो है वो सस्टेनेबिलिटी ही के थीम को सामने रखते हुए छेड़ी है। सस्टेनेबिलिटी पे डॉक्टर साहब, मैं कल SDPI के भी वहाँ एक दोस्त हैं इस्लामाबाद में, उनसे भी बात हुई थी, शायद एक आध दिन में वो भी शामिल हों प्रोग्राम में। बात ये करना है कि जब आपको पता चल चुका है, अज़र मिन शम्स जिसे आप कहते हैं, खुल के आपको चानन हो चुका है कि आपके पॉलिसी साज जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आपको काम नहीं करके दे रहे। बिल्कुल सही। जब ये तय हो चुका तो अगला सवाल ये है कि क्या हम इनफरादी तौर पर अपने ज़ाती धड़ों में, ज़ाती दायरों में, ज़ाती हल्काए असर में किस हद तक सस्टेनेबिलिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, आया ये मुमकिन भी है, या अब अगर इज्तमाही सतह पर बेड़ा गर्क है तो हम इनफरादी सतह पर गिव इन कर दें, सरेंडर कर दें। आप इस पे अपनी राय अता फरमाएं। जी जी, जितना आपने सादगी से और आसानी और सहूलत से सवाल पूछ लिया है सर, अगर मुझे ये सहूलत होती मैं आपसे ये सवाल ऐसे ही पूछ लेता, लेकिन इसका जवाब मेरे पास जैसे नाअहल आदमी के पास शायद इसका कोई ऐसा जवाब नहीं। अब देखिए, सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी डिबेट है इस वक्त तो डेवलपमेंट सेक्टर में भी अब इसके ऊपर दोबारा से सोचना शुरू कर दिया गया है कि लफ्ज़ सस्टेनेबिलिटी, जिसको हमने पिछले कई दहाइयों
तक इस्तेमाल किया है, हाँ जी, क्या ये वाकई अमली तौर पर मुमकिन है भी या नहीं है। ठीक है। और सस्टेनेबल जब हम कहते थे, डेवलपमेंट सेक्टर में कहा जाता है कि जो मशहूर तरीन जी जी और सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ है वो ये है कि प्रपोजल के अंदर लिखा जाता है कि दिस प्रोजेक्ट विल बी अ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, इट विल बी अ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। तो कहते हैं ये सबसे बड़ा झूठ डेवलपमेंट सेक्टर में ये साबित हुआ है अब तक। ठीक, देखिए, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आने से पहले मेरा ये ख्याल है कि हमें उस इदराक की जरूरत है, उस समझ बूझ की जरूरत है, उस तहकीक की जरूरत है कि हम खड़े कहाँ पर हैं। और हम जब तक हमारे सामने ग्राफ ना हो कि पिछले कई दहाइयों में हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, खा वो हमारे मुआशरती रवैये हैं, खा वो हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई तशद्दुद की ज़हनियत है, खा हमारे तेजी से सुकड़ते हुए वसाइल हैं, और खा बढ़ती हुई जहालत, और आप किसी भी चीज का नाम और सुकड़ती हुई कमजरफी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो जब तक हम ये चीजें हमारे सामने ना हो और इसका एहसास ना हो कि हमने पिछले 70 सालों में क्या खोया और क्या पाया है, तो ये एहसास आना, सस्टेनेबिलिटी से बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं है इस वक्त। ऐसे ही अगर आप हमारी मुआशरती जिंदगी को, इंसान अगर कोई मुआशरती हैवान है और उसकी मुआशरती जिंदगी है, तो अगर इस नुक्ते नजर से देखा जाए और जरा उखरवी नुक्ते नजर को एक तरफ रख दें इस वक्त कि आखिरत में क्या होगा और कौन कामयाब होगा और कौन नाकाम होगा, एक लम्हे के लिए इस बहस को एक तरफ रखते हुए, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ मुआशरती जिंदगी को आपने देखना है तो आपका सबसे बड़ा सवाल सस्टेनेबिलिटी है। मैं वैसे आपको, आपकी कथा कलामी होती है डॉक्टर साहब, मैं आपको उसमें रिलीजन की तरफ घसीट नहीं रहा, लेकिन जब आपने कहा ना उसको एक तरफ रख दें, मुझे ख्याल आया कि वो कुरान शरीफ ने तो उसको रख के ही फरमाया है कि मन कहना फी हाज़िहिल आमा फहुव फिल आखिरत आमा। तो आप उसको उखरवी सिलसिले को साइड पे रख के अपने आज के ऊपर ही बात कर लें तो आपके खुल जाता है कि आप आगे क्या करेंगे, क्या कर। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही। इसको अब चूंकि बात वही है दरमियान में आ ही गई मजहब की, तो अगर मजहबी नुक्ते नजर से भी देखा जाए तो जो वसाइल हैं, जी जी, जो इख्तियारात हैं हमारे पास, ठीक, जो फैसला करने की सलाहियत है हमारे पास, दुरुस्त, ये सब का सब अमानत है हमारे पास। बिल्कुल, ये रोज़क़ना मिम्मा रज़क़ना के तहत है ये सारा कुछ, ऐसे ही है। बिल्कुल, कुदरती वसाइल हो, जमीन हो, इस जमीन के अंदर बसने वाले चरिंद परिंद, इक़्तिदार, रिसोर्सेज, सब कुछ उसी में शामिल है, इल्म, अकल, फहम। हाँ जी, इसका कोई हिसाब किताब है? जी बिल्कुल ऐसे ही हिसाब किताब, दुरुस्त। और जो लोग नेमत की कदर नहीं करते, नेमत की कदर करने का मतलब यह है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो जाहिर है फिर उसका अंजाम क्या होगा। ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। नहीं, वो सामने नजर आ रहा है, जहाँ आप बैठे हैं वहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ बैठे हैं वो नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान मुल्क है, इसकी ज़रई जमीन कैसे अर्बनाइजेशन की नजर हो रही है, पाकिस्तान में जंगलात सूरत क्या है, पाकिस्तान में पानी के मसाइल कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में आलूदगी का मसला इस वक्त है किस नहज पे पहुंच चुका है। खुराक और फूड के मामले में ज़री मुल्क की शनाख्त रखते हुए हमारा भूख से क्या हाल होने वाला है, ये सारी चीजें सामने हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने तो यकीन करें कि मतलब हमें भी तलाश थी कि कोई ऐसा हमें साथी मिले बात करते हुए कि जिसमें वो जो है ना खाम खा के तकल्लुफ़ात के ये पूछना है, ये नहीं पूछना, ये बात करनी है, ये नहीं करनी, तो आपने एक तो कहते हैं बर्फ़ पिघला दी, आप तो पिघली हुई बर्फ़ के बाद तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, बहुत खुशी हुई। और वो मैं आपका वो कोट करदा वाक़या पहले दोस्तों को, नाजरीन को सुना चुका हूँ, वो नसीरुद्दीन तूसी वाला, कि उन्होंने कहा कि पहले उसको एक आध मुक्का हाथ मार के देख लें, फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर जान से मार दें। तो आप आए हैं वो पूरी तरह चेक करने के बाद, तो अब बेशक ये मौज़ूआत जो हैं ये आपकी शमूलियत के लिए इनकी ज़रूरत भी रहेगी आइंदा हमें, और हमें कुछ कुछ वक्त देते रहें। और ये जो हमारे 35-40 मुल्कों में जो नाजरीन और सामीन हैं, उनका इखलास भी आप तक पहुंचता रहेगा इंशाल्लाह। आप वो कमेंट्स में देख ही लेंगे, अल्लाह ख्याल रखे। तो ये है कि अब अगला जो ज़हमत ये फरमाइएगा,
जी मुझे जी। मौका मिला आपके प्रोग्राम में आने जहमत ये फरमाइएगा कि आप किसी दिन पंजाबी प्रोग्राम को भी शर्फ बख्शें अपनी अपनी का। शमूलियत से। जरूर जरूर, मैं जरूर हाजिर दूंगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, फिर फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। खुदा अस्सलाम हाफिज, वालेकुम। बहुत बहुत जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब ये हमारे साथ डॉक्टर जवाद हमदानी थे। आज इब्तदाई जो लिसानियात और ज़ुबान को ओन या डिस ओन करने के हवाले से हमने पंजाबी प्रोग्राम से सिलसिला शुरू किया था। आज के आईना प्रोग्राम में भी तकरीबन वही रहा। दरमियान में चूँकि दूर से रब्ता करना था, उसमें इंटरनेट के मसाइल, कहीं मौसम ख़राब, कहीं कुछ, 3-4 दफ़ा आप लोगों को, सुनने वालों को ज़हमत हुई है। लेकिन हमें आपकी पेशेंस, आपकी हमारे साथ कमिटमेंट और जो लगन और लगाव, उन सारी चीज़ों पे चूँकि एतमाद था, लिहाजा मैं भी फिर अपने तौर पर जिस तरह मुमकिन था बार बार रब्ता मुनक़ते होने के बावजूद कोशिश जारी रखी। और मेरा ख़्याल है आपको ये इनपुट पसंद आया होगा। अच्छे दिलेर साहिब इल्म और हर माहौल में बात करने की इस्तिताअत रखने वाले दोस्त हैं डॉक्टर जवाद हमदानी साहब, और हमारे पुराने अहबाब में से हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि इनको इंगेज करें और इनसे फ़ायदा उठाते रहें वक्तन फ़वक्तन। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। लिसानियात के हवाले से अगले प्रोग्राम में कुछ दोस्तों के राइट अप्स, कुछ वो रज़ा अली आब्दी साहब की जो उन्होंने अपने वीडियो क्लिप्स में जो जैसे इशारे किए, फिर रेडियो के हवाले से भी जैसे रेडियो ने और ब्रॉडकास्टिंग के शोबे ने जो आज तक खिदमत की है और जो उसमें आइंदा इम्कानात हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से अगले प्रोग्राम में बात होगी आपसे। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।